Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। आज हम इस डॉक्ट्रिन के बारे में जानेंगे कि ये डॉक्ट्रिन क्या है और किस तरीके से इंडिया में पाई जाती है। आप किस तरीके से इसे अनफोल्ड होते हुए देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेपरेशन होगा किन किन के बीच में। कोई चीज तो होनी चाहिए हमारे पास, कोई बेस तो होना चाहिए जिसके अराउंड हम सेपरेशन क्रिएट करेंगे। तो ये आपको ये चीज मालूम है कि हमारे यहाँ 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। किसी भी तरीके की आप गवर्नमेंट देख लीजिए, चाहे मोनार्की देख लीजिए, उसके अलावा कोई और चीज देख लीजिए, एरिस्टोक्रेसी देख लीजिए, डेमोक्रेसी देख लीजिए, डिक्टेटरशिप देख लीजिए, हर एक जगह ये 3 ऑर्गन होते ही हैं। हो सकता है कि तीनों ऑर्गन एक ही इंसान संभाल रहा हो या तीनों अलग अलग हो, वो बात दूसरी है। तो सबसे पहले होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक लॉज। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? टू मेक लॉज। ये कानून बनाते हैं, इनका काम है कानून बनाने का। फिर आता है दूसरा ऑर्गन, दैट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या काम रहता है? टू इंप्लीमेंट दोज लॉज। जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम किनका रहेगा? एग्जीक्यूटिव का। टू इंप्लीमेंट लॉज, इंप्लीमेंट लॉज, ये दूसरा काम इनका रहेगा कि ये क्या करेंगे? लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे। और तीसरा रहा जुडिशरी। जुडिशरी क्या करेगा? अब आपको सबको मालूम है कि कानून बनते हैं, कानून को इंप्लीमेंट कराया जाता है, बट एक सेक्शन ऐसा होता है सोसाइटी में जो कानून को तोड़ता है। अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उसे सजा देना, टू गिव जस्टिस, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं टू एजुकेट अपॉन दी लॉज मेड। तो ये 3 ऑर्गन्स हैं। जब इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में सेपरेशन हो, सब अपना अपना काम संभाले, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है लॉ मेकिंग फंक्शन में ना जाए, लेजिस्लेचर जो है लॉ इंप्लीमेंटिंग फंक्शन में ना जाए, और जुडिशरी जो है वो इन दोनों के एरिया के अंदर हस्तक्षेप ना करे, तो ऐसा जो सेपरेशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। अब जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कोई भी आर्टिकल नहीं दिया गया है जो रिजिड और एब्सोल्यूट जो है हमें बताता हो कि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये हमें कहां से मालूम चलता है कि इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है? तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमें ये दर्शाते हैं, हमें ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर पाई जाती है, जिसके अंदर हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 दैट इज पार्ट ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का ये जो पार्ट है ये अपने आप में कहता है सबसे पहले दैट देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब आप खुद समझिए कि अगर मैं थानेदार हूं और आपको पकड़ के ले जाऊं तो क्या आपको सजा सुनाने का हक मुझे होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पकड़ा है तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि आप ही गुनहगार हैं। तो इसके लिए जुडिशरी का काम अलग होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव का काम अलग होना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं आर्टिकल 361, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आप ये चीज देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को बहुत अलग अलग तरीके की प्रोटेक्शन दी गई है। पहली चीज तो ये कि उन्होंने जो भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है उसको कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उनको किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और अगर उनके खिलाफ आपको कोई सिविल केस दर्ज करना है, उस पर कोई प्रोसीडिंग करनी है, तो कम से कम आपको उन्हें 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो ये प्रोटेक्शन आप खुद देख सकते हैं, वो सेपरेशन क्रिएट करने के लिए दी गई है ताकि एक दूसरे के एरिया में हस्तक्षेप ना किया जा सके। अब बात करते हैं थर्ड, आर्टिकल 105 एंड 194, पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये चीज मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर में बताया था कि आखिर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पावर और इम्यूनिटीज दे देना। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल में जाइए और वो वीडियो लेक्चर देखिए। उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा जहां से आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रिविलेजेस जो दी गई हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ये भी एक सेपरेशन क्रिएट करती हैं कि जो लेजिस्लेचर का पार्ट है उसके अंदर जो है जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेजिस्लेचर के अंदर कही हुई बात, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो, अगर एमपी होगा तो उसके लिए लगेगा 105 वाला आर्टिकल, और अगर एमएलए होगा तो उसके लिए 194th आर्टिकल जो है इसके अंदर लगेगा। तो वो अगर किसी भी तरीके से संसद भवन में या फिर विधानसभा में खड़े होकर कोई भी बात कहते हैं तो उन्हें लायबल नहीं माना जा सकता, उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 122 एंड 212, प्रोहिबिशन ऑन कोर्ट टू इंक्वायर अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर अपना निर्णय खुद लेता है, लेजिस्लेचर अपने डिसीजन खुद लेता है, अपनी प्रोसीडिंग्स को वो अपने हिसाब से चलाता है।
तो उसके अंदर किसी भी तरीके से कोर्ट जो है कोई भी तरीके से डाउट रेज नहीं कर सकता या कोई भी तरीके से उसे डिस्कस नहीं कर सकता। क्या ये अपने आप में सेपरेट नहीं कर रहा पावर को? क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी के अंडर नहीं आता? तो इस तरीके से इन सारे आर्टिकल्स के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि इंडिया के अंदर भी जो है सेपरेशन ऑफ पावर है। इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, एंड दैट इज केशवानंदा भारती केस 1973। केशवानंदा भारती केस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अमेंडमेंट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, आप अमेंडमेंट कर सकते हो। अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स कैन बी डन, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान कौन देगा? इस चीज का ध्यान दिया जाएगा जुडिशियल रिव्यू में। कोर्ट जो है इस चीज को चेक करेगा कि कहीं बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो वायलेट नहीं हो रहा, सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल तो नहीं जा रहे, ठीक है, उसके अलावा जो सेपरेशन ऑफ पावर की चीजें हैं वो तो नहीं जा रही, हमारे फंडामेंटल राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे। तो इन सारी चीजों में, फेडरलिज्म इवन, तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है जुडिशियल रिव्यू जो है रहेगा। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीजें साथ में आ रही हैं, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर और दूसरा होता है चेक्स एंड बैलेंसेस। यहां पे चेक किया जा सकता है, दोनों ऑर्गन या फिर तीनों ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, एक दूसरे पे निगरानी रख सकते हैं। तो इंडिया के अंदर रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बल्कि सेपरेशन ऑफ पावर विद चेक्स एंड बैलेंसेस है। समझे आप? तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एक ऑर्गन अपने दायरे के अंदर रहेगा, बट दूसरे ऑर्गन के ऊपर जो है ध्यान रखेगा। चलिए एक एक करके इसके एग्जाम्पल भी समझते हैं किस तरीके से। चेक्स एंड बैलेंसेस का एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव किस तरीके से जुडिशरी और उसी के साथ साथ हम बात करें तो लेजिस्लेचर पे चेक रखता है। तो जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो यहां पे जो रूल्स एंड प्रोसीजर है, रूल्स एंड प्रोसीजर, वो कौन बदलता है? तो वो एग्जीक्यूटिव बदलता है। उसी के साथ साथ सबऑर्डिनेशन लेजिस्लेशन की पावर भी उनके पास है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन कर सकता है? तो एग्जीक्यूटिव कर सकता है। और दूसरी चीज ये भी देखिए कि लेजिस्लेचर के अंदर उनके पास मेजॉरिटी भी है, तो लेजिस्लेचर को इस तरीके से चेक करता है एग्जीक्यूटिव। अब जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो यहां पे आता है अपॉइंटमेंट। आपने ये चीज देखी है, जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की ऑफ हाईकोर्ट जजेस, तो उस कमिटी के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज यहां पे क्या हो गई? अपॉइंटमेंट के थ्रू। तो एग्जीक्यूटिव आप देख रहे हो जुडिशरी को भी चेक कर रहा है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को भी चेक कर रहा है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, जुडिशरी किस तरीके से लेजिस्लेचर को चेक करेगा? तो बहुत ही आसान, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। और उसी की जगह हम बात करें कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से चेक करेगा? तो विल कीप एन आई ऑन देयर एक्शंस। वो जितने भी डिसीजंस लेते हैं उन पे अपनी नजर रखेंगे। उसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, क्यू वारंटो। तो क्यू वारंटो का आप यहां पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जिसके ऊपर से आपको ये चीज मालूम चल जाएगी कि कौन से बेसिस पे वहां पे जो है उस ऑफिस के ऊपर एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया गया है, उसके ऊपर जुडिशरी आपसे क्वेश्चन। अब बात आती है लेजिस्लेचर ओवर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो वो किस तरीके से यहां पे काम करते हैं उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। जब लेजिस्लेचर को हम देखते हैं तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तो सबसे पहले तो लॉज बनाए जाते हैं। उन्हीं लॉज के ऊपर जो है अपना फैसला कौन सुनाती है? जुडिशरी सुनाती है। जितने भी लॉज बनाने का काम किसको है? लेजिस्लेचर को है। उसी के अलावा आप ये देखिए इंपीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, उसी के साथ आप ये देखिए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो लेजिस्लेचर द्वारा किया जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगेन जब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, तो वो किस तरीके से करती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। कभी भी लगा कि एग्जीक्यूटिव जो है अपनी मेजॉरिटी जा रही है उसकी और उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो उस समय पे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर सकते हैं। तो ये चीज रही हमारे सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन के बारे में।
अब चलते हैं और समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट। जब तीनों ऑर्गन अलग अलग जगह होंगे तो उससे आपके राइट्स बचे हुए रहेंगे। देखिए, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर एक जगह सारी पावर आ गई तो करप्शन होगा, आपके राइट्स जा सकते हैं। दूसरी, प्रिवेंट्स अब्यूज ऑफ पावर। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अगर एक जगह पावर आई तो उसका अब्यूज होगा ही, उसका मिसयूज होगा ही। एंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जुडिशरी किसी भी तरीके से जो है कंट्रोल में ना आए, क्योंकि जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तभी हम ये चीज कह सकते हैं कि हाँ चलो सारा काम बेहतर तरीके से हो रहा है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी बहुत स्पेशलाइजेशन हासिल की है, इसलिए मैं आपके सामने आके पढ़ा रहा हूँ। पर क्या मैं डॉक्टर का जाके काम कर सकता हूं? नहीं कर सकता, मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है वहां पे। तो हर एक डिपार्टमेंट जो है अपनी स्पेशलाइजेशन पे वर्क करता है। फिर अकाउंटेबिलिटी। अब बहुत बार क्या होता है कि जब काम अच्छा हो रहा होता है तो सब लोग वहां पे लेते हैं कि हाँ ये मैंने किया, ये मैंने किया। पर जब काम बिगड़ जाता है तो उस समय पे क्या होता है कि वो पीछे हटने लगते हैं, नहीं ये तो उसकी जिम्मेदारी थी, नहीं ये वो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी। जब सेपरेशन ऑफ पावर होता है तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी होती है कि किसी ने कोई भी गलती करी आप तुरंत उसको पकड़ लाओगे। सो दिस इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी। मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। जब सबका एरिया आपने प्रॉपर बांट दिया कि तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें ये काम करना है, तो उस समय पे होगा क्या कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के एरिया के अंदर नहीं आएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब बात करते हैं इश्यूज क्या है। डेडलॉक्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख सकते हैं, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। तो ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इस रीजन से पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है कि जो हम पॉलिसीज बनाए वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट ही नहीं होगी, सिर्फ हम बना बना के रख देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है सेपरेशन ऑफ पावर की। फिर दूसरा आता है चैलेंजेस इन डिवीजन ऑफ फंक्शंस। आप किसी भी तरीके से फंक्शंस को वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं बांट सकते, ठीक है, कोई भी फंक्शन वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रह सकता। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब हम सेपरेशन ऑफ पावर थियरी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन सा फंक्शन आप किसे देंगे और किस बेसिस पे देंगे। तो यहाँ पे वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। So thank you very much for watching, and if you liked our video, please like, share and subscribe it. Thank you very much.